बांझापन इनफर्टिलिटी के प्रकार टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी। निःसंतानता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इन प्रकारों में शामिल हैं प्राथमिक बांझापन प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राथमिक या प्राइमरी इस प्रकार की निःसंतानता तब होती है जब कोई महिला जो कभी गर्भवती नहीं हो सकी हो, जो गर्भ नियंत्रण का उपयोग न करने और लगातार कोशिश करने के 1 वर्ष बाद भी गर्भ धारण नहीं कर पा रही हो। माध्यमिक बांझापन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की स्थिति तब कही जाती है जब एक महिला कम से कम एक सफल गर्भावस्था के बाद फिर से गर्भवती नहीं हो पा रही हो। एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी उस स्थिति को कहा जाता है जब विभिन्न परीक्षण करके बांझापन का कारण पता लगाया जा सकता है। बांझापन आमतौर पर ओव्यूलेशन अंडाशय से अंडे की मासिक रिलीज के साथ समस्याओं के कारण होता है। कुछ समस्याएं अंडे को रिलीज होने से हर बार रोकती हैं, जबकि कुछ में अंडे केवल कुछ चक्रों के दौरान रिलीज नहीं होते हैं। ओव्यूलेशन की गड़बड़ी का परिणाम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जब एक जोड़े के सारे परीक्षण पूरे कर लिए जाते हैं और बांझापन का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है, उस स्थिति को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। कई प्रतिशत जोड़ों में केवल मामूली असामान्यताएं पाई जाती हैं जो बांझापन की समस्या होने के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं होती हैं। इन मामलों में बांझापन को अस्पष्टीकृत कहा जाता है। अस्पष्टीकृत बांझापन वाले जोड़ों में अंडे की गुणवत्ता, ट्यूबल फंक्शन या शुक्राणु फंक्शन के साथ समस्याएं हो सकती हैं जिनका निदान और उपचार करना मुश्किल होता है। प्रजनन दवाओं और IUI का उपयोग अस्पष्टीकृत बांझापन वाले जोड़ों में किया गया है। यदि 3 से 6 उपचार चक्रों के भीतर गर्भधारण नहीं होता है, तो IVF की सिफारिश की जा सकती है। बांझापन इनफर्टिलिटी के कारण कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। गर्भवती होने के लिए ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन के सभी चरण सही ढंग से होने चाहिए। कभी कभी जोड़ों में निःसंतानता का कारण बनने वाली समस्याएं जन्म के समय मौजूद होती हैं। कभी कभी वे जीवन में बाद में विकसित होती हैं। निःसंतानता का कारण कभी कभी एक या दोनों भागीदारों की वजह से होता है। कभी कभी एक या दोनों पार्टनर इससे प्रभावित हो सकते हैं। कई बार कोई कारण मिल ही नहीं पाता है। पुरुष निःसंतानता का कारणों में शामिल है असामान्य वीर्य उत्पादन या फिर वीर्य का काम न करना, टेस्टिकल में दोष, आनुवंशिक दोष, मधुमेह जैसी स्वास्थ्य समस्याओं या क्लैमिडिया, गोनोरिया, HIV जैसे संक्रमणों के कारण असामान्य शुक्राणु उत्पादन होता है या फिर शुक्राणु ठीक से काम नहीं करते हैं। टेस्टिस वेरिकोसील की बढ़ी हुई नसें भी शुक्राणु की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। शुक्राणु वितरण में समस्या, यौन समस्याओं जैसे शीघ्र पतन, कुछ आनुवंशिक रोग जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, संरचनात्मक समस्याएं जैसे अंडकोश में रुकावट या प्रजनन अंगों को नुकसान या चोट के कारण शुक्राणु के वितरण में समस्या होने पर भी शुक्राणु ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं। पर्यावरणीय और जीवन शैली के कारण, कुछ पर्यावरणीय कारकों जैसे कि कीटनाशकों और अन्य रसायनों और रेडिएशन की वजह से भी नपुंसकता की स्थिति हो सकती है। सिगरेट, धूम्रपान, शराब, मारिजुआना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड और जीवाणु संक्रमण, उच्च रक्तचाप और अवसाद के इलाज के लिए दवाएं लेना भी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। बार बार गर्मी के संपर्क में आना जैसे कि सौना या हॉट टब शरीर का तापमान बढ़ा सकते हैं और शुक्राणु उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। महिला निःसंतानता के कारणों में शामिल हैं ओव्यूलेशन विकार। ओव्यूलेशन विकार जो अंडाशय से अंडे के रिलीज को प्रभावित करते हैं। इनमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसे हार्मोनल विकार शामिल हैं। हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया एक ऐसी स्थिति जिसमें आपके शरीर में अधिक प्रोलेक्टिन होता है। ये हार्मोन जो स्तन दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है, ये भी ओव्यूलेशन में हस्तक्षेप कर सकता है।
या तो बहुत अधिक थायराइड हार्मोन हाइपरथायरॉयडिज्म या बहुत कम हाइपोथायरॉयडिज्म मासिक धर्म चक्र को प्रभावित कर सकता है या बांझपन का कारण बन सकता है। अन्य अंतर्निहित कारणों में बहुत अधिक व्यायाम, खाने के विकार या ट्यूमर शामिल हो सकते हैं। गर्भाशय या गर्भाशय ग्रीवा की असामान्यताएं। गर्भाशय में पॉलिप्स या गर्भाशय के आकार सहित गर्भाशय की दीवार गर्भाशय फाइब्रॉइड में गैर कैंसर ट्यूमर फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करके या निषेचित अंडे को गर्भाशय में प्रत्यारोपित करने से रोककर बांझपन का कारण बन सकता है। फैलोपियन ट्यूब की क्षति या रुकावट अक्सर फैलोपियन ट्यूब सल्पिंगाइटिस की सूजन के कारण होती है। ये पेल्विक सूजन की बीमारी के परिणामस्वरूप हो सकती है, जो आमतौर पर यौन संचारित संक्रमण एंडोमेट्रियोसिस या आसंजन के कारण होता है। एंडोमेट्रियोसिस जो तब होता है जब एंडोमेट्रियल ऊतक गर्भाशय के बाहर बढ़ता है, अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब के कार्य को प्रभावित कर सकता है। प्राथमिक डिम्ब ग्रंथि अपर्याप्तता प्रारंभिक रजोनिवृत्ति जब अंडाशय काम करना बंद कर देते हैं और मासिक धर्म 40 वर्ष की आयु से पहले समाप्त हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस का सटीक कारण पता नहीं। इसका कारण अक्सर अज्ञात होता है। कुछ कारक प्रारंभिक रजोनिवृत्ति से जुड़े होते हैं, जिनमें प्रतिरक्षा प्रणाली की बीमारियां, कुछ आनुवंशिक स्थितियां जैसे टनर सिंड्रोम या इसके वाहक शामिल हैं। फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम और रेडिएशन या कीमोथेरेपी उपचार भी इसका कारण बन सकते हैं। पेल्विक एधेशन यानी पेल्विस में ऐसे निशान या ऊतक के बैंड होना जो अंगों को बांधते हैं, पेल्विक संक्रमण, एपेंडिसाइटिस, एंडोमेट्रियोसिस या पेट की सर्जरी के बाद बन सकते हैं। बांझपन इनफर्टिलिटी के लक्षण। इनफर्टिलिटी सिम्टम्स। निसंतानता का मुख्य लक्षण गर्भवती नहीं होना है। कोई अन्य स्पष्ट लक्षण नहीं हो सकते हैं। कभी कभी निसंतानता से पीड़ित रहने वाली महिलाओं में मासिक धर्म अनियमित या अनुपस्थित हो सकता है। कुछ मामलों में इससे पीड़ित पुरुषों में हार्मोनल समस्याओं के कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बालों के विकास में बदलाव या यौन क्रिया में असहजता। अधिकांश जोड़े अंततः उपचार के साथ या बिना गर्भधारण ही जीवन यापन करने को विवश होते हैं। वैसे इन दिनों कई प्रकार की उन्नत तकनीक है जिससे ज्यादातर मामलों में निसंतानता का इलाज हो ही जाता है। महिलाओं में बांझपन से बचाव। प्रिवेंशन फ्रॉम इनफर्टिलिटी। बांझपन से बचाव के लिए ये टिप्स मदद कर सकती हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखें। सामान्य से अधिक वजन और कम वजन वाली महिलाओं में ओव्यूलेशन विकारों का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपको अपना वजन कम करने की आवश्यकता है तो मध्यम व्यायाम करें। सप्ताह में 5 घंटे से अधिक जोरदार तीव्र व्यायाम ओव्यूलेशन में कमी के साथ जुड़ा हुआ है। धूम्रपान छोड़ें। तंबाकू का प्रजनन क्षमता, साथ ही आपके सामान्य स्वास्थ्य और भ्रूण के स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अगर आप धूम्रपान करती हैं और गर्भवती होने पर विचार कर रही हैं, तो इसे तुरंत छोड़ दें। शराब से परहेज करें। अत्यधिक शराब के सेवन से प्रजनन क्षमता में कमी आ सकती है। शराब का सेवन विकासशील भ्रूण के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यदि आप गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, तो शराब से दूर रहें और गर्भावस्था के दौरान शराब का सेवन न करें। तनाव कम करें। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि तनाव के कारण जोड़ों में बांझपन के उपचार के परिणाम खराब हो सकते हैं। गर्भवती होने की कोशिश करने से पहले अपने जीवन में तनाव कम करने की कोशिश करें। महिला बांझपन की जांच कैसे की जाती है? इनफर्टिलिटी टेस्ट फॉर फीमेल। यदि आप उचित समय के भीतर गर्भधारण करने में असमर्थ हैं, तो बांझपन के मूल्यांकन और उपचार के लिए अपने डॉक्टर से मदद लें। आपके डॉक्टर विस्तृत जांच और टेस्ट के माध्यम से आपकी समस्या का पता लगाएंगे। इनमें निम्नलिखित परीक्षण शामिल हो सकते हैं। ओव्यूलेशन परीक्षण। ओव्यूलेशन प्रिडिक्शन किट ओव्यूलेशन से पहले होने वाले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH में वृद्धि का पता लगाती है। ओव्यूलेशन के बाद उत्पादित एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का पता लगाने के लिए एक रक्त परीक्षण भी किया जा सकता है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि आप ओव्यूलेट कर रही हैं या नहीं। प्रोलैक्टिन जैसे अन्य हार्मोन के स्तर की भी जांच की जा सकती है। हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। आपकी हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी भी की जा सकती है। इसके दौरान एक्स-रे कंट्रास्ट को आपके गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाता है और गर्भाशय के अंदर की समस्याओं की जांच के लिए एक्स-रे लिया जाता है।
परीक्षण ये भी दिखाता है कि क्या इंजेक्ट किया गया द्रव गर्भाशय से बाहर निकलता है और आपके फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकलता है। यदि कोई समस्या पाई जाती है तो आपको संभवतः और मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। ओवरीज रिजर्व टेस्टिंग, ये परीक्षण ओव्यूलेशन के लिए उपलब्ध अंडों की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित करने में मदद करता है। 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं सहित कम अंडे की आपूर्ति के जोखिम वाली महिलाओं में रक्त और इमेजिंग परीक्षणों की यह श्रृंखला की जा सकती है। अन्य हार्मोन परीक्षण ओव्यूलेटरी हार्मोन के साथ साथ थायराइड और पिट्यूटरी हार्मोन के स्तर की जांच करते हैं जो प्रजनन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इमेजिंग परीक्षण, गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब में दिक्कत का पता लगाने के लिए एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। कभी कभी एक सोनोहिस्टेरोग्राम, जिसे सेलिन इन्फ्यूशन सोनोग्राम भी कहा जाता है। हिस्टेरोस्कोपी का उपयोग गर्भाशय के अंदर के विवरण देखने के लिए किया जाता है जिसे नियमित अल्ट्रासाउंड पर नहीं देखा जा सकता है। आपकी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित परीक्षण भी जांच में शामिल हो सकते हैं। लेप्रोस्कोपी, इस न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी में आपकी नाभि के नीचे एक छोटा चीरा लगाया जाता है और आपके फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय और गर्भाशय की जांच करने के लिए एक पतली अंदर डाली जाती है। एक लेप्रोस्कोपी एंडोमेट्रियोसिस, स्कारिंग, रुकावट या फैलोपियन ट्यूब की अनियमितताओं और अंडाशय और गर्भाशय के साथ समस्याओं की पहचान इससे की जा सकती है। आनुवंशिक परीक्षण ये निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या आपके जीन में कोई परिवर्तन है जो बांझपन का कारण हो सकता है। प्रजनन क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ टू इंक्रीज फर्टिलिटी। प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के निम्नलिखित उपाय आजमाए जा सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर, अश्वगंधा जिसे भारतीय जिनसेंग भी कहा जाता है, महिला बांझपन की समस्याओं के इलाज के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम घरेलू उपचारों में से एक है। दूध में इस जड़ी बूटी के पाउडर का उपयोग करने से गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि यह हार्मोन और प्रजनन अंगों का संतुलन बनाए रखता है। अनार महिला बांझपन के इलाज में बहुत उपयोगी है और आपके भ्रूण को स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आपकी प्रजनन क्षमता में भी सुधार करता है। सुनिश्चित करें कि रोजाना कम से कम 2-3 ताजे अनार खाएं। दालचीनी, प्राकृतिक रूप से महिला प्रजनन क्षमता के इलाज के लिए दालचीनी को सबसे अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है। दालचीनी आपके ओवरी फंक्शन को ठीक रखने में एक प्रभावी परिणाम देती है। इसके अतिरिक्त ये सर्वोत्तम प्राकृतिक प्रजनन उपचारों में से एक है। इसके उपयोग से गर्भाशय फाइब्रॉइड जैसी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आसानी से दूर हो जाती हैं और यह प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देती है। चेस्टबेरी लोकप्रिय बेरी में से एक है जो हार्मोन के स्तर को संतुलित करती है और बांझपन को दूर करती। ये जड़ी बूटी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक उपचारों में से एक है। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से लड़ती है और कई प्रजनन समस्याओं के साथ साथ मासिक धर्म संबंधी समस्याओं का भी इलाज करती। यदि आप लोग उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर बस्ती यूपी के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूरा निजात पा सकते हैं और अपना सफल इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर HRA डिजिटल चेकअप मशीन से जांच की सुविधा, अन्य चेकअप सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आयुर्वेद तथा एलोपैथ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर परामर्श शुल्क है। विटामिन डी, आपके बांझपन में सुधार के लिए विटामिन डी एक आवश्यक उपाय है। स्वस्थ बच्चे तब पैदा होते हैं जब आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन डी होता है। स्वस्थ वजन बनाए रखें। अधिक वजन या काफी कम वजन होने से सामान्य ओव्यूलेशन बाधित हो सकता है। यौन संचारित संक्रमणों को रोकें। क्लेमिडिया और गोनोरिया जैसे संक्रमण महिलाओं में बांझपन का प्रमुख कारण है। हो सके तो नाइट शिफ्ट से बचें। रात की पाली में नियमित रूप से काम करने से आपको बांझपन का अधिक खतरा हो सकता है, संभवतः हार्मोन उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो जब आप काम नहीं कर रहे हो तो पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें। धूम्रपान और शराब छोड़ें। तंबाकू का सेवन कम प्रजनन क्षमता से जुड़ा है।
धूम्रपान करने से आपके अंडाशय उम्रदराज हो जाते हैं और आपके अंडे समय से पहले खराब हो जाते हैं। इसी तरह ज्यादा शराब पीने से ओव्यूलेशन विकारों का खतरा बढ़ जाता है। यदि आप गर्भवती होना चाहती हैं, तो शराब से पूरी तरह परहेज करें। कैफीन पर अंकुश लगाएं। प्रतिदिन 200 मिलीग्राम से कम कैफीन के सेवन से महिला प्रजनन क्षमता प्रभावित नहीं होती है। अपने कैफीन सेवन को एक दिन में 1 या 2 6 से 8 औंस कप कॉफी तक सीमित करने पर विचार करें। अति व्यायाम से सावधान रहें। बहुत अधिक शारीरिक गतिविधि ओव्यूलेशन को रोक सकती है और हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन को कम कर गोनाडोट्रोपिन सकती है। ओविडेल प्रेग्निल का उपयोग अंडों को परिपक्व करने और ओव्यूलेशन के समय उनके रिलीज को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है। मेटफॉर्मिन इस दवा का उपयोग तब किया जाता है जब इंसुलिन प्रतिरोध बांझपन का एक ज्ञात या संदिग्ध कारण होता है। आमतौर पर पीसीओएस वाली महिलाओं को ये दवा दी जाती है। मेटफॉर्मिन फोर्टमेट इंसुलिन प्रतिरोध को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे ओव्यूलेशन की संभावना में सुधार हो सकता है। लेट्रोजोल फेमेरा एरोमाटेज इन्हिबिटर के रूप में जानी जाने वाली दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है और क्लोमिफीन के समान काम करता है। लेट्रोजोल का उपयोग आमतौर पर 40 वर्ष से कम उम्र की उन महिलाओं के लिए किया जाता है जिन्हें पीसीओएस है। ब्रोमोक्रिप्टाइन साइक्लोजेट पालोडेल एक डोपामाइन एगोनिस्ट का उपयोग तब किया जा सकता है जब पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा प्रोलैक्टिन हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के अतिरिक्त उत्पादन के कारण महिलाओं ओव्यूलेशन और की लोगों समस्या में होती है। क्लैमिडिया के लक्षण AFAB। क्लैमिडिया बैक्टीरिया अक्सर गर्भाशय ग्रीवाशोथ या मूत्रपथ संक्रमण UTI के समान लक्षण पैदा करते हैं। आप देख सकते हैं, आपकी योनि से सफेद, पीला या भूरे रंग का स्राव जो बदबूदार हो सकता है। आपके मूत्र में मवाद प्यूरिया, पेशाब करने की आवश्यकता बढ़ जाना, पेशाब करते समय दर्द या जलन डिसुरिया, मासिक धर्म के बीच में रक्तस्राव, दर्दनाक माहवारी, दर्दनाक संभोग डिस्पेरियूनिया, आपकी योनि में और उसके आसपास खुजली या जलन, आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द। पुरुषों और जन्म के समय पुरुष निर्धारित लोगों में क्लैमिडिया के लक्षण AMAB। क्लैमिडिया बैक्टीरिया अक्सर आपके मूत्रमार्ग को संक्रमित करता है, जिससे नोनागोनोकोकल मूत्रमार्गशोथ के समान लक्षण पैदा होते हैं। आप देख सकते हैं, आपके लिंग से बलगम जैसा या साफ पानी जैसा स्राव, पेशाब करते समय दर्द या जलन डिसुरिया। क्लैमिडिया के अन्य लक्षण। क्लैमिडिया आपके प्रजनन अंगों के अलावा आपके शरीर के कुछ हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे गुदा। आप अपने नितंबों से दर्द, बेचैनी, रक्तस्राव या बलगम जैसा स्राव देख सकते हैं। गला। आपके गले में खराश हो सकती है, लेकिन अगर आपके गले में बैक्टीरिया है तो आपको आमतौर पर लक्षण नजर नहीं आएंगे। आँखें। यदि ट्रैकोमेटिस बैक्टीरिया आपकी आँख में चला जाए तो आपको नेत्रश्लेष्मलाशोथ के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। लक्षणों में लालिमा, दर्द और स्राव शामिल हैं। क्लैमिडिया से छुटकारा पाने के लिए कौन सी दवाओं का उपयोग किया जाता है? क्लैमिडिया संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम एंटीबायोटिक्स हैं। डॉक्सीसाइक्लिन। आमतौर पर इसे 7 दिनों के लिए लेना बेहतर माना जाता है। अजिथ्रोमाइसिन। आमतौर पर इसे एकल खुराक के रूप में लिया जाता है। गर्भावस्था में पहली पसंद के रूप में इसकी सिफारिश की जाती है। सुनिश्चित करें कि आप केवल अपने प्रदाता द्वारा निर्धारित एंटीबायोटिक्स लें और सभी दवाएं तब तक लें जब तक कि वे खत्म न हो जाएं,
भले ही आपके लक्षणों में सुधार हो। क्या क्लैमिडिया ठीक हो सकता है? हाँ, क्लैमिडिया का इलाज किया जा सकता है। हालांकि कुछ यौन संचारित जीवाणु संक्रमण एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होने लगे हैं और इससे उनका इलाज करना कठिन हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए क्लैमिडिया से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका संक्रमण को फैलने से रोकना है। यदि क्लैमिडिया का इलाज न किया जाए तो क्या हो सकता है? अनुपचारित क्लैमिडिया आपके स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है। यदि आपको क्लैमिडिया का कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत अपने प्रदाता से संपर्क करें और बाद में जटिलताओं से बचने के लिए नियमित एसटीआई जांच करवाएं। महिलाओं और लोगों के लिए क्लैमिडिया की जटिलताएं एएफएबी अनुपचारित क्लैमिडिया का कारण बन सकता है। पेल्विक सूजन रोग पीआईडी। पीआईडी एक गंभीर स्थिति है जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। ये तब हो सकता है जब क्लैमिडिया जैसा अनुपचारित एसटीआई आपके प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचाता है। पीआईडी से बांझापन और क्रोनिक पेल्विक दर्द हो सकता है। पीआईडी नलियों को अवरुद्ध कर सकता है और क्लैमिडिया से छुटकारा पाने के लिए कौन सी दवाओं का उपयोग किया जाता है? क्लैमिडिया संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम एंटीबायोटिक्स हैं। डॉक्सीसाइक्लिन। आमतौर पर इसे 7 दिनों के लिए लेना बेहतर माना जाता है। अजिथ्रोमाइसिन। आमतौर पर इसे एकल खुराक के रूप में लिया जाता है। गर्भावस्था में पहली पसंद के रूप में इसकी सिफारिश की जाती है। सुनिश्चित करें कि आप केवल अपने प्रदाता द्वारा निर्धारित एंटीबायोटिक्स लें और सभी दवाएं तब तक लें जब तक कि वे खत्म न हो जाएं, भले ही आपके लक्षणों में सुधार हो। महिलाओं और लोगों के लिए क्लैमिडिया की जटिलताएं एएफएबी अनुपचारित क्लैमिडिया का कारण बन सकता है। पेल्विक सूजन रोग पीआईडी। पीआईडी एक गंभीर स्थिति है जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। ये तब हो सकता है जब क्लैमिडिया जैसा अनुपचारित एसटीआई आपके प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचाता है। पीआईडी से बांझापन और क्रोनिक पेल्विक दर्द हो सकता है। पीआईडी नलियों को अवरुद्ध कर सकता है और अस्थानिक गर्भावस्था का कारण बन सकता है, जो भ्रूण के लिए जीवन के लिए खतरा है और संभावित रूप से मां या गर्भकालीन माता-पिता के लिए भी घातक है। गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं। अनुपचारित संक्रमण समय से पहले प्रसव का कारण बन सकता है। इसके अलावा यदि आप गर्भवती हैं और आपको क्लैमिडिया है, तो आप संक्रमण को अपने नवजात शिशु तक पहुंचा सकती हैं। क्लैमिडिया के साथ पैदा होने वाले शिशुओं में निमोनिया या नेत्रश्लेष्मलाशोथ हो सकता है जिसका इलाज न करने पर अंधापन हो सकता है। यदि आप गर्भवती हैं, तो आपको अपनी पहली प्रसव पूर्व नियुक्ति में क्लैमिडिया के लिए परीक्षण करवाना चाहिए। बांझापन। अनुपचारित संक्रमण आपके फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय या योनि को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे गर्भवती होना मुश्किल हो जाता है। पुरुषों और लोगों के लिए क्लैमिडिया की जटिलताएं एएमएबी अनुपचारित क्लैमिडिया का कारण बन सकता है। एपिडिडिमाइटिस। संक्रमण अंडकोश और आपके अंडकोश एपिडिडिमिस तक शुक्राणु ले जाने वाली नली तक फैल सकता है, जिससे आपके अंडकोश में दर्द, सूजन और कोमलता जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। प्रजनन क्षमता में कमी। क्लैमिडिया आपके शुक्राणु को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपकी गर्भधारण करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव